चलिए हम देखते हैं साइंस के एनसीईआरटी क्लास 10 के दूसरा चैप्टर है। चैप्टर के नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। देखते हैं, आपने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया होगा कि भोजन का खट्टा एवं कड़वा स्वाद भोजन में विद्यमान क्रमशः अम्ल एवं क्षारक के कारण होता है। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित है तो आप कौन सा उपचार सुझाएंगे? नींबू पानी, सिरका या बेकिंग सोडा का विलय? उपचार बताते समय आप किस गुणधर्म पर ध्यान दे रखेंगे? आप जानते हैं कि अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करते हैं। आपने अवश्य ही इसी जानकारी का उपयोग किया होगा। याद कीजिए कि कैसे हमने बिना स्वाद चखे ही खट्टे एवं कड़वे पदार्थ की जांच की थी। आप जानते हैं कि अम्लों का स्वाद खट्टा होता है तथा यह नीले लिटमस पत्रों को लाल कर देते हैं, जबकि क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है एवं यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है, इसी प्रकार हल्दी भी एक ऐसा ही सूचक है। क्या आपने कभी ध्यान दिया होगा कि श्वेत कपड़े पर लगे सब्जी के दाग पर जब क्षारकीय प्राकृतिक वाला साबुन रगड़ने हैं तब उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है, लेकिन कपड़े को अत्यधिक जल से धोने के पश्चात वह फिर से पीले रंग का हो जाता है। अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए आप संश्लेषित सूचक जैसे मेथिन, ऑरेंज एवं फिनोल्फथेलिन इनका भी उपयोग कर सकते हैं। इस अध्याय में हम अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। हमें जानकारी प्राप्त होगी कि अम्ल एवं क्षारक कैसे एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। साथ ही दैनिक जीवन में पाई जाने वाली तथा उपयोग में आने वाली बहुत सी रोचक वस्तुओं के बारे में हम जानेंगे। कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ: लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो ओथैलोफाइट समूह के लीचेन पौधे से निकाला जाता है। प्रायः इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारकीय, तब यह बैंगनी रंग का होता है। बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया, पिटूनिया एवं जोरानियम जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियाँ किसी विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करते हैं। उन्हें अम्ल क्षारक सूचक या कभी कभी केवल सूचक ही कहते हैं। प्रश्न उठता है कि आपको 3 प्रश्नावलियाँ दी गई हैं और इसमें से एक से अश्वेत जल एवं शेष 2 में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारकीय विलयन है। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाए तो आप प्रत्येक प्रश्नावली में रखे गए पदार्थों को पहचान कैसे करेंगे, बताइए करके। उसके बाद देखते हैं अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म समझना। देखें तो प्रयोगशाला में अम्ल एवं क्षारक देखें क्रियाकलाप देखते हैं। तो विज्ञान के प्रयोगशाला में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के विलयनों के नमूने एकत्र कीजिए और ऊपर दिए गए प्रत्येक विलयन की एक बूंद वाच ग्लास में बारी बारी से रखिए एवं सारणी 2.1 के अनुसार निम्नलिखित सूचकों से उसकी जांच कीजिए और लाल लिटमस, नीले लिटमस, फेनॉल्फथेलियन एवं मेथिन ऑरेंज विलयन के साथ लिए गए विलयन के रंग में क्या क्या परिवर्तन होता है। अपने परीक्षणों को सारणी 2.1 में लिखिए। रंग में परिवर्तन के द्वारा यह सूचक हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम से भिन्न हो जाती है, इन्हें गंधकीय सूचक कहते हैं। आइए इनमें से कुछ सूचकों की जांच करें। क्रियाकलाप फिर देखते हैं। 2.1 देखने क्रियाकलाप में बारीक कटी हुई प्याज तथा स्वच्छ कपड़े के टुकड़े को एक प्लास्टिक के थैले में लीजिए और थैले को कस कर बांध दीजिए तथा पूरी रात फ्रिज में रख दीजिए। अब इस कपड़े के टुकड़े का उपयोग अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए किया जा सकता है। इसमें से 2 टुकड़े लीजिए एवं उसी के एक गंध की जांच कीजिए। इन्हें स्वच्छ सतह पर रखकर उनमें से एक टुकड़े पर तनु HCl विलयन की कुछ बूंदे एवं दूसरे पर तनु NaOH विलयन की कुछ बूंदे डालिए और दोनों टुकड़े को जल से धोकर उनकी गंध की पुनः जांच कीजिए। अपने प्रेक्षणों के लिए लिखिए। अब थोड़ा तनु वेनिला एवं लौंग का तेल लीजिए और
लौंग का तेल लीजिए तथा इनकी एक गंधों की जांच कीजिए। एक परख नली में तनु HCI विलयन एवं दूसरी में तनु NaOH का विलयन लीजिए। दोनों में तनु वैनिला एसेंस की कुछ बूंदें डालकर उसे हिलाइए और उसी की गंध की पुनः जांच कीजिए। यदि गंध में कोई बदलाव है तो उसे दर्ज कीजिए। इसी प्रकार तनु HCI एवं HC1 है एवं तनु NaOH के साथ लौंग के तेल इनकी गंध में आए परिवर्तन की जांच कर अपने प्रेक्षण को दर्ज कीजिए। आपके प्रेक्षण के आधार पर वेनिला प्याज एवं लौंग के तेल में से किसी गंधकीय सूचक की तरह उपयोग किया जा सकता है। अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्मों को समझने के लिए आइए कुछ और क्रियाकलाप भी करें। अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करें तो क्रियाकलाप 2.3 देखें। चित्र 2.1 के अनुसार उपकरण उपस्थित कीजिए और एक परख नली के लगभग 5 ml तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लीजिए और इसमें दानेदार जिंक के टुकड़े डालिए। दानेदार जिंक के टुकड़े की सतह पर आप क्या देखते हैं? उत्सर्जित गैस को साबुन के विलयन से प्रवाहित करें और साबुन के विलयन में बुलबुले क्यों बनते हैं? जलती हुई मोमबत्ती को गैस वाले बुलबुले के पास ले जाइए और आप क्या परीक्षण करते हैं? कुछ अन्य अम्ल जैसे हैं HC1 और HNO एवं CH3COOH के साथ यह क्रियाकलाप दोहराइए और प्रत्येक स्थिति में आपका परीक्षण समान है या भिन्न है। ध्यान दीजिए कि ऊपर दी गई क्रियाकलापों को धातु अम्लों से हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन गैस के रूप में भी स्थापित करती है और एक यौगिक बनाता है जिसे लवण कहते हैं। अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है जैसे अम्ल प्लस धातु मिलकर लवण प्लस हाइड्रोजन गैस होते हैं। आपने जिन अभिक्रियाओं का परीक्षण किया है आप उनका समीकरण लिख सकते हैं। क्रियाकलाप 2.4 देखें। एक परख नली में जिंक के कुछ दानेदार टुकड़े रखिए और उसमें 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल मिलाकर उसे गर्म कीजिए और तत्पश्चात क्रियाकलाप 2.3 के अनुसार क्रियाकलापों को दोहराइए एवं उसके परीक्षण कीजिए। इस अभिक्रिया को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं जैसे 2NaOH कोष्ठ में AQ प्लस JN कोष्ठ में S तीर के निशान फिर Na2JNO2 कोष्ठ में S प्लस H2 कोष्ठ में G। आप देखेंगे कि अभिक्रिया में पुनः हाइड्रोजन बनता है किंतु ऐसी अभिक्रियाएं सभी धातुओं के साथ संभव होते हैं। उसके बाद धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं तो इसके लिए भी क्रियाकलाप देखते हैं। क्रियाकलाप 2.5 देखें तो 2 परख नलियाँ लीजिए, उन्हें A एवं B से नामांकित कीजिए। परख नली A में लगभग 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लीजिए एवं परख नली B में 0.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट लीजिए और दोनों परख नली में लगभग 2 ml तनु और HC1 मिलाइए और आपने क्या परीक्षण किया है। चित्र 2.2 के अनुसार प्रत्येक स्थिति में उत्पादित गैस को चूने के पानी यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन से प्रवाहित कीजिए एवं अपने निरीक्षणों को अभिलिखित कीजिए। उपर्युक्त क्रियाकलापों में होने वाले अभिक्रियाओं को इस प्रकार लिखा जा सकता है जैसे परख नली A में तो Na2CO2 कोष्ठ में S प्लस H2 क्वेश्चन में S प्लस 2HCI फिर तीर के निशान फिर 2HAC1 फिर प्लस फिर H2O क्वेश्चन में 1 है फिर प्लस CO2 है क्वेश्चन में जी। फिर परख नली 2 में है NaHCO3 क्वेश्चन में C प्लस HCI क्वेश्चन में AQ तीर के निशान फिर NaCI क्वेश्चन में AQ प्लस H2O क्वेश्चन में 1 फिर प्लस CO2 क्वेश्चन में A है क्वेश्चन में G है। उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी इससे प्रवाहित करने पर Ca कोष्ठ में OH
उपयुक्त के बाहर 2, फिर कोष्ठ में A³ प्लस CO2, कोष्ठ में G, फिर तीर के निशान, फिर CaCO3 और कोष्ठ में S और H, फिर प्लस H2O और कोष्ठ में 1 है चूने का पानी और श्वेत अवक्षेपण है। अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर निम्न अभिक्रिया होते हैं। और चूना पत्थर, नुखड़िया एवं संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप हैं। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोकार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकते हैं जैसे धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अम्ल मिलकर लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल होते हैं। और अम्ल एवं क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं क्रियाकलाप देखें। परखनली में लगभग 2 ml NaOH का घोल लीजिए एवं उसमें 2 बूंदे फिनोल्फथैलीन विलयन डालिए। और विलयन का रंग क्या है, इस विलयन में एक बूंद तनु HC1 विलयन मिलाइए। और क्या अभिक्रिया मिश्रण के रंग में कोई परिवर्तन आया है। अम्ल मिलाने के बाद फिनोल्फथैलीन का रंग क्यों बदल गया। अब उपर्युक्त मिश्रण में NaOH के कुछ बूंदे मिलाइए और क्या फिनोल्फथैलीन पुनः गुलाबी रंग का होता है। आपके विचार से ऐसा क्यों होता है। उपर्युक्त क्रियाकलाप में हमने परीक्षण किया कि अम्ल द्वारा क्षारक का परीक्षण प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त होता है। अभिक्रिया को इस प्रकार लिखा जा सकता है जिससे NaOH कोष्ठ में A³ प्लस HCI, कोष्ठ में A³ फिर तीर के निशान, फिर NaCI, कोष्ठ में A³ प्लस H2O, कोष्ठ में A। अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। सामान्यतः उदासीनीकरण अभिक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं जैसे क्षारक प्लस अम्ल फिर तीर के निशान लवण प्लस जल। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया देखें। क्रियाकलाप 2.7 देखेंगे। बीकर में कॉपर ऑक्साइड की अल्प मात्रा लीजिए एवं हिलाते हुए उसमें धीरे धीरे तनु व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाइए। विलयन के रंग पर ध्यान दीजिए। कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है। आप देखेंगे कि विलयन का रंग नील हरित हो जाएगा एवं कॉपर ऑक्साइड घुल जाएगा। विलयन का नील हरित रंग अभिक्रिया में कॉपर 2 क्लोराइड के बनने के कारण होता है। धातु ऑक्साइड एवं अम्ल के बीच होने वाले सामान्य अभिक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं जैसे धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल और तीर के निशान लवण प्लस जल। अब उपर्युक्त अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखकर उसे संतुलित कीजिए। क्षारक एवं अम्ल की अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल प्रदान करते हैं। अतः धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं। क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया देखें तो क्रियाकलाप 2.5 में आपने कार्बन डाइऑक्साइड एवं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूने का पानी के बीच हुई अभिक्रिया देखी। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक क्षारक है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करता है। और चूंकि यह क्षारक एवं अम्ल के बीच होने वाली अभिक्रिया के समान है अतः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। उसके बाद सभी अम्लों एवं क्षारकों में क्या समानताएं हैं। तो अनुभाग 2.1 में हमने देखा कि सभी अम्लों में एक समान रासायनिक गुणधर्म होते हैं। गुणधर्मों में समानता क्यों होती है। हमने क्रियाकलाप 2.3 में देखा कि धातु के साथ अभिक्रिया करने पर सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। इसमें पता चलता है कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता है। आइए एक क्रियाकलाप के माध्यम से हम जांच करें कि क्या हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक अम्लीय होते हैं। क्रियाकलाप 2.8 देखें तो ग्लूकोज, एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि का विलयन लीजिए और एक कर्क पर 2 कीले लगाकर कर्क को 100 ml के बीकर में रख दीजिए। और चित्र 2.3 के अनुसार किलो को 6 वोल्ट की एक बैटरी के दोनों टर्मिनलों के साथ एक बल्ब तथा स्विच के माध्यम से जोड़ दीजिए। अब बीकर में थोड़ा तनु HCI
1 डालकर विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए। इसी क्रिया को दोनों सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ दोहराइए। आपने क्या परीक्षण किया? इन परीक्षणों को ग्लूकोज एवं अल्कोहल के विलयन के साथ अलग अलग दोहराइए। अब आपने क्या परीक्षण किया? बल्ब क्या प्रत्येक स्थिति में जलता है? अम्ल की स्थिति में बल्ब जलने लगता है, जैसे कि चित्र में दिया गया है। और परंतु आप यह देखेंगे कि ग्लूकोज एवं अल्कोहल का विलयन विद्युत का चालन नहीं करते। बल्ब के जलने से यह पता चलता है कि इस विलयन से विद्युत का प्रवाह हो रहा है। अम्लीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह अम्ल में उपस्थित उन्हीं रसायनों द्वारा होता है। अम्लों में धनायन H+ तथा ऋणायन जैसे HC1 में C1- फिर कामा है, फिर HNO3 में NO3- और H2 CH3 और COOH में CH3COO-, फिर H2SO4 में SO2- होते हैं। चूँकि अम्ल में उपस्थित धनायन H+ है, इसमें ज्ञात होता है कि अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ उत्पादन करता है तथा इसी कारण उनका गुणधर्म अम्लीय होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आदि जैसे क्षारकों का उपयोग करके इन क्रियाकलापों को दोहराइए और इन क्रियाकलापों के परिणामों से आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है? तो क्या अम्ल केवल जलीय विलयन में ही आयन उत्पन्न करते हैं? आइए इसकी जांच करें। क्रियाकलाप देखें तो एक स्वच्छ एवं शुष्क नलपरख नली में लगभग 1 ग्राम ठोस NaCl लीजिए तथा चित्र 2.4 के अनुसार उपकरण व्यवस्थित कीजिए और परख नली में कुछ मात्रा में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालिए। और आपने क्या परीक्षण किया? क्या निकास नली में से कोई गैस बाहर आ जाती है? इस प्रकार उत्सर्जित गैस की सूखे तथा नम नीले लिटमस पत्र द्वारा जांच कीजिए और किस स्थिति में लिटमस पत्र का रंग परिवर्तित होते हैं। उपयुक्त क्रियाकलापों के आधार पर आप निम्न अम्लीय गुण के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? पहला है शुष्क HC1 गैस, दूसरा है HCl विलयन। इस प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि जल की उपस्थिति में HC1 में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं। जल की अनुपस्थिति में HC1 अणुओं से H+ आयन पृथक नहीं हो सकता। हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं। इसलिए हाइड्रोजन आयन को सदैव H+ कोष्ठ में AQ या हाइड्रोनियम आयन कोष्ठ में H3O+ से दर्शाना चाहिए। और हमने देखा कि अम्ल जल में H3O+ अथवा H+ आयन प्रदान करता है। आइए देखें कि किसी क्षारक को जल में घुलने पर क्या होता है। क्षारक जल में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। देखते हैं सभी क्षारण जल, कुछ महत्वपूर्ण बातें। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। इसका स्पर्श साबुन की तरह स्वाद कड़वा होता है तथा प्राकृतिक संक्षारक होते हैं। इन्हें कभी भी छूना या चखना नहीं चाहिए क्योंकि ये हानिकारक होते हैं। सारणी 2.1 में कौन से क्षारक क्षार है? अब तक हम जान चुके हैं कि सभी अम्ल H+ तथा सभी क्षारक OH- उत्पन्न करते हैं। अतः अब हम उदासीनीकरण अभिक्रिया को निम्नलिखित रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जैसे अम्ल प्लस क्षारक तीर के निशान देकर, फिर लवण प्लस जल। फिर यहाँ पर दिया गया है, देखिए कि अम्ल एवं क्षारक के जल मिलाने पर क्या होता है। क्रियाकलाप से देखें। एक बीकर में 10 ml जल लीजिए और इसमें कुछ बूंदे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के डाल दीजिए। डालकर बीकर धीरे धीरे घुमाइए और बीकर के आधार को स्पर्श कीजिए और क्या तापमान में कोई परिवर्तन आता है। यह प्रक्रिया क्या ऊष्माक्षेपी अथवा ऊष्माशोषी है। उपयुक्त क्रियाकलापों को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ दोहराइए एवं अपने परीक्षण को लिखें।
जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। अम्ल को सदैव धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिला दीजिए। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण अस्फलित होकर बाहर आ जाती है तथा आप जल भी सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण प्रयोग में उपयोग किया जा रहा कांच का पात्र भी टूट सकता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के कैन यानी डिब्बा तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड की बोतल पर चेतावनी के चिन्ह पर ध्यान दीजिए। अवर जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्र में प्रति इकाई आयतन में कमी आ जाती है और इस क्रिया को तनुकरण कहते हैं एवं अम्ल एवं क्षारण तनुकृत होते हैं। अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं? हम जानते हैं कि अम्ल क्षारक के सूचकों को उपयोग करके अम्ल एवं क्षारक के अंतर प्रदर्शित किया जा सकता है। पिछले अध्याय में हमने H+ अथवा OH- आयनों के विलयनों की सांद्रता कम होने तथा तनुकरण के बारे में पढ़ा। क्या हम किसी विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या जान सकते हैं? क्या हम ज्ञात कर सकते हैं कि विलयन में अम्ल अथवा क्षारक कितना प्रबल है? इसको जानने के लिए हम सार्वत्रिक सूचक जो अनेक सूचकों का मिश्रण होता है का प्रयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। सार्वत्रिक सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे pH स्केल कहते हैं। इस pH में P सूचक है, पुरुषांश जो एक जर्म शब्द है, इनका अर्थ होता है शक्ति। इसका अर्थ होता है शक्ति। इस pH स्केल से सामान्य 0 यानी अधिक अम्लता से 14 यानी अधिक क्षारीय तथा pH को ज्ञात कर सकते हैं। साधारण भाषा pH को एक ऐसी संख्या के रूप में देना चाहिए जो किसी विलयन की अम्लता अथवा क्षारीयता को दर्शाते हैं। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका pH उतना ही कम होगा। किसी भी उदासीन विलयन के pH का मान 7 होगा। यदि pH स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है तो यह अम्लीय विलयन होगा एवं यदि pH मान 7 से 14 बढ़ जाता है तो वह विलयन में OH- की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है, अर्थात यहाँ क्षार की शक्ति बढ़ रही है। चित्र में दर्शाया गया है 2.6 में। सामान्यतः pH सार्वत्रिक सूचक अंतर्भारित पेपर द्वारा ज्ञात किया जाता है। अम्ल तथा क्षारण की शक्ति विलयन यानी जल में क्रमशः H+ आयन तथा OH- आयन की संख्या पर निर्भर करती है। यदि हम समान सांद्रता के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एसिटिक अम्ल जैसे एक मोलर विलयन लेते हैं तो वह विभिन्न मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं, जबकि कम H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। क्या आप अब यह बता सकते हैं कि दुर्बल एवं प्रबल क्षारक क्या होते हैं? दैनिक जीवन में pH का महत्व देखें तो क्या पौधे एवं पशु pH के प्रति संवेदनशील होते हैं? तो हमारा शरीर 7.0 से 7.8 pH परास के बीच कार्य करता है। जैविक प्राणी केवल संकीर्ण pH परास यानी परिसर में ही जीवित रह सकते हैं। वर्षा के जल का pH मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाता है। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल में pH का मान कम होता है। ऐसी नदी में जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता कठिन हो जाती है। दूसरे ग्रहों में अम्ल पदार्थ देखें तो शुक्र का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना है। क्या आपको लगता है कि इस ग्रह का जीवन संभव है?
देखते हैं आपके बगीचे की मिट्टी का पीएच क्या है। तो अच्छी उपज के लिए पौधे को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। किसी पौधे के स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक पीएच को ज्ञात करने के लिए विभिन्न स्थानों से मिट्टी एकत्र कीजिए एवं क्रियाकलाप 2.12 के अनुसार उसमें पीएच की जांच कीजिए। इस बात पर भी ध्यान दीजिए कि जहाँ से मिट्टी ले रहे हैं वहाँ कौन से पौधे उपज रहे हैं। क्रियाकलाप देखें, एक परखनली में लगभग 2 ग्राम मिट्टी रखिए एवं उसमें 5 ml जल मिलाइए। परखनली की सामग्री को हिलाइए और सामग्रियों को छानिए एवं परखनली के निस्संदयन एकत्र कीजिए। सार्वत्रिक सूचक एवं सूचक पत्र की सहायता से इस निश्चयंत के पीएच की जांच कीजिए। अपने क्षेत्र में पौधे को उपयुक्त विकास के लिए आदर्श मिट्टी के पीएच के संबंध में आपने क्या निष्कर्ष निकाला है। हमारे पाचन तंत्र का पीएच देखें, यह अत्यंत रोचक है। हमारा उदय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। यह उदर को हानि पहुँचाए बिना भोजन के पाचन में सहायता होता है। अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। इस अध्याय के आरंभ में ऐसा ही एक उपचार आपने अवश्य सुझाया होगा। यह एंटासिड अम्ल के आधिक्य मात्रा को उदासीन करता है। इसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे दुर्बल क्षारक का उपयोग किया जाता है। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय देखें, मुंह में के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ होता है। दांतों का इनेमल कैल्शियम हाइड्रोक्सीएपेटाइड यानी कैल्शियम फास्फोरस का क्रिस्टलीय रूप से बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। यह जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर यह संक्षारित हो जाता है और मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अपशिष्ट शर्करा एवं खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। भोजन के बाद मुंह साफ करने से इससे बचाव किया जा सकता है। मुंह की सफाई के लिए क्षारीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन किया जा सकता है, जिससे परिणाम स्वरूप दंत क्षय को रोका जा सकता है। पशु एवं पौधे द्वारा उत्पन्न रसायनों में आत्मरक्षा देखें। क्या कभी आपको मधुमक्खी ने डंक मारा है? मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। डंक हमारे एक अंग में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक के उपयोग में आराम मिलाता है। नेटल के डंक वाले बाल मेथेनाइल अम्ल छोड़ते हैं, जिनके कारण जलन वाले दर्द का अनुभव होता है। देखते हैं, क्या आप जानते हैं प्राकृतिक उदासीनीकरण के विकल्प देती है। तो नेट एक शाकीय पादप है जो जंगलों में उपजता है। इसके पत्तों में डंकनुमा बाल होते हैं जो अगर गलती से छू जाए तो डंक जैसा दर्द होता है। और इस बालों से मेथेनाइल अम्ल का स्राव होने के कारण यह दर्द होता है। पारंपरिक तौर पर इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डॉग पौधों की पत्ती रगड़ कर किया जाता है। ये पौधे अधिकतर नेटल के पास ही पैदा होते हैं। क्या आप डॉग पौधे की प्रकृति का अनुमान लगा सकते हैं? आप जब जान गए होंगे कि अगली बार पहाड़ों पर चढ़ते हुए गलती से नेट पौधे के छू जाने पर आपको क्या करना होगा, और क्या आप ऐसे ही पारंपरिक इलाज जानते हैं जो डंक लगने पर प्रभावी हैं? कुछ प्राकृतिक अम्ल है। देखते हैं कुछ प्राकृतिक अम्ल। तो सिरका के देखे अम्ल थे। सिरका का एसिटिक अम्ल, और संतरा का सिट्रिक अम्ल, इमली का टार्ट्रिक अम्ल और टमाटर का ऑक्सैलिक अम्ल है। और उसके बाद खट्टा दूध यानी दही का अम्ल है। लैक्टिक अम्ल, नींबू का अम्ल है। सिट्रिक अम्ल है। चींटी का डंक का है अम्ल मेथेनाइल अम्ल, और नेटल का डंक है मेथेनाइल अम्ल।
लवण के संबंध में अधिक जानकारी देखें तो पिछले भागों में हमने विभिन्न क्रियाकलापों के द्वारा लवणों का निर्माण होते देखा। आइए इनके निर्माण, गुणधर्म एवं उपयोग के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। तो लवण परिवार देखें तो कुछ क्रियाकलाप देखते हैं। तो नीचे दिए गए एक लवण के रासायनिक सूत्र लिखिए। और पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट एवं अमोनियम क्लोराइड। उन अम्ल एवं क्षारक की पहचान कीजिए जिससे उपयुक्त लवण प्राप्त किए जा सकते हैं। समान धन या ऋण मूल वाले लवणों को एक ही परिवार का कहा जाता है, जैसे NaC1 एवं Na2SO4 सोडियम लवण के परिवार का ही है। और इस प्रकार NaC1 एवं KC1 क्लोराइड लवण के परिवार है। इस क्रियाकलाप में दिए गए लवणों में आप कितने परिवारों की पहचान कर सकते हैं। फिर दूसरा क्रियाकलाप है लवणों का pH देखें। तो निम्नलिखित लवणों के नमूने एकत्र कीजिए और सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कुछ अन्य लवण जो उपलब्ध हो। और जल में इनकी विलयता की जांच कीजिए, यानी केवल आश्रित जल का उपयोग कीजिए और लिटमस पर इन विलयनों की क्रिया की जांच कीजिए एवं pH पेपर का उपयोग कर उनमें pH के मान का पता लगाइए। कौन से लवण अम्लीय, क्षारकीय या उदासीन है। उसके बाद लवण बनाने के लिए उपयोग होने वाले अम्ल या क्षारक की पहचान कीजिए। उसके बाद अपने परीक्षण की सारणी 2.4 में लिखिए। प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक लवण के pH का मान 7 होता है या तथा ये उदासीन होता है, जबकि प्रबल अम्ल तथा एवं दुर्बल क्षारक के लवण के pH का मान 7 से कम होता है तथा ये अम्लीय होते हैं। प्रबल क्षारक एवं दुर्बल अम्ल के लवण के pH का मान 7 से अधिक होता है तथा ये क्षारकीय होते हैं। साधारण नमक से रसायन देखिए। आप जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण की सोडियम क्लोराइड कहते हैं और इस लवण का हम अपने भोजन के उपयोग में करते हैं। ऊपर के क्रियाकलापों में आपने देखा होगा कि यह एक उदासीन लवण है। समुद्र जल में कई प्रकार के लवण घुले होते हैं। इन लवणों से सोडियम क्लोराइड को पृथक किया जाता है और विश्व के कई भागों में भी ठोस लवण का निक्षेप होता है और बड़े आकार के यह क्रिस्टल प्रायः अपद्रवों के कारण भूरे रंग के होते हैं। इसे खनिज नमक कहते हैं। यह खनिज नमक तब बने जब युगों से व्यतीत होने के साथ समुद्र का कोई हिस्सा सूख गया और खनिज नमक का खनन भी कोयले की तरह होते हैं। आपने महात्मा गांधी के दांडी यात्रा के बारे में अवश्य ही सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम के नमक एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। साधारण नमक रसायनों का कच्चा पदार्थ देखें। तो इस प्रकार प्राप्त साधारण नमक हमारे दैनिक उपयोग के कई पदार्थों जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा, विरंजक चूर्ण आदि के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। आइए देखें कि कैसे एक पदार्थ का उपयोग विभिन्न पदार्थ बनाने के लिए करते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड देखें तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन लवण जल से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं और इससे क्योंकि इससे निर्मित उत्पाद क्लोरीन यानी क्लोर एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार होते हैं। क्लोरीन गैस एनोड पर एवं हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होती है। कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण भी होता है। इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुए तीनों उत्पादन उपयोगी हैं। चित्र 2.8 इन उत्पादों के विभिन्न उपयोगों को दर्शाता है। विरंजक चूर्ण देखें। आप जानते हैं कि जलीय सोडियम क्लोराइड यानी लवण जल के विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है और इस क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है। शुष्क बूझा हुआ चूना पर क्लोरीन की प्रक्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है और विरंजक चूर्ण को CaOC12 से भी दर्शाया जाता है, यद्यपि वास्तविक संगठन काफ़ी जटिल होती है। उसके बाद विरंजक चूर्ण का उपयोग
देखिए वस्त्र उद्योग में, पहला वस्त्र उद्योग में सूती एवं विलयन के विरंजक के लिए कागज की फैक्ट्री में, लकड़ी की मज्जा एवं लॉन्ड्री में साफ कपड़ों की विरंजक के लिए, और दूसरा कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में एवं पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए। बेकिंग सोडा देखें तो बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता, पकौड़े आदि बनाने के लिए किया जाता है। कभी कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है। इसे यौगिक एवं रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट है और इसको बनाने में सोडियम क्लोराइड का उपयोग एवं मूल पदार्थ के रूप में किया जाता है। क्रियाकलाप 2.14 में एक यहाँ आपने सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट इनके pH के मान की जांच की थी। क्या आप यह संबंध स्थापित कर सकते हैं कि क्योंकि इसका उपयोग एक अम्ल को उदासीन करने में किया जाता है, यह एक दुर्बल असंक्षारक क्षारीय लवण है। खाना पकाते समय इसे गर्म करने पर निम्न अभिक्रियाएं होती हैं। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट का उपयोग हमारे घर में अनेक प्रकार से किया जाता है। बेकिंग सोडा का उपयोग देखें, बेकिंग सोडा बनाने में जो बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं टार्टरिक अम्ल जैसे एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या जल में मिलाया जाता है तो निम्न अभिक्रियाएं होती हैं। NaHCO3 प्लस H प्लस तीर के निशान फिर CO2 प्लस H2O प्लस अम्ल का सोडियम लवण। इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा पावरोटी या केक में खमीर उठाया यानी फुलाया जा सकता है तथा इससे ये मुलायम एवं स्पंजी हो जाती है। दूसरा है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट भी एंटासिड का एक संघटन है। क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। तीसरा है इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशमन में भी किया जाता है। धोने का सोडा देखें तो Na2CO3 और 10H2O धोने का सोडा का सूत्र है और एक अन्य रसायन है जिसे सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जा सकता है। आप ऊपर देख चुके हैं कि बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जा सकता है। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह भी एक क्षारीय लवण है। 10H2O का दर्शाता है क्या यह Na2CO3 को आर्द्र बनाता है? हम इसका उत्तर अगले भाग में देखेंगे। सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट कई औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए भी उपयोगी रसायन है। धोने के लिए सोडा का उपयोग देखें तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है और इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम उद्योग के उपयोग में उत्पादन में होता है। उसके बाद सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। उसके बाद जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी इसका उपयोग होता है। क्या लवण के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क है? क्रियाकलाप से देखें कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल को शुष्क क्वथन नली में गर्म कीजिए और गर्म करने के बाद कॉपर सल्फेट का रंग क्या है? क्वथन नली में क्या जल की बूंदें नजर आती है? ये कहाँ से आती है? गर्म करने के बाद प्राप्त कॉपर सल्फेट के नमूने में जल की 2 से 3 बूंदें डालिए और क्या आप परीक्षण करते हैं क्या कॉपर सल्फेट का नीला रंग वापस आ जाते हैं? शुष्क दिखाने वाले कॉपर सल्फेट क्रिस्टलों में क्रिस्टल का जल होता है। जब हम क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो यह जल हट जाता है एवं लवण का रंग श्वेत हो जाता है। यदि आप क्रिस्टल को पुनः जल से भिगोते हैं तो क्रिस्टल का नीला रंग वापस आ जाता है। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टल का जल कहते हैं। कॉपर सल्फेट की एक सूत्र इकाई में जल के 5 अणु उपस्थित होते हैं। जलीय कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र CuSO4 और 0.5H2O है। और क्या आप यह बता सकते हैं कि Na2CO3
10H2O का अणु सूत्र है या नहीं। जिप्सम एक अन्य लवण है जिसमें क्रिस्टल का जल होता है। इसमें क्रिस्टल के जल के 2 अणु हैं। इसका रासायनिक सूत्र CaSO4.2H2O है। और अब हम इस लवण के उपयोगों पर ध्यान देते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस देखें। जिप्सम को 373 के पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट बनता है और इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर करने के लिए करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर कठोर ठोस पदार्थ प्रदान करते हैं। ध्यान दीजिए कि जल का केवल आधा अणु क्रिस्टल के जल के रूप में जोड़ा जाता है। जल का आधा अणु कैसे प्राप्त होता है? CaSO4 का 2 इकाई सूत्र जल के एक अणु के साथ साझेदारी करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौना बनाने, सजावट का सामान एवं सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। पता करें कि कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा जाता है। अब तक हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि अम्ल क्षारक सूचक रंजक या रंजकों के मिश्रण होते हैं जिनका उपयोग अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करने के लिए किया जाता है। उसके बाद हमने देखा विलयन में H+ आयन के निर्माण के लिए ही पदार्थ की प्राकृतिक अम्लीय होती है। विलयन में OH- आयन के निर्माण में पदार्थ की प्राकृतिक क्षारकीय होती है। जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है, साथ ही संगत लवण का निर्माण होता है। जब क्षारक किसी धातु के अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस के उत्सर्जन के साथ एक लवण का निर्माण होता है जिसका ऋण आयन एक धातु का ऑक्सीजन के परमाणुओं के संयुक्त रूप से निर्मित करती है। उसके बाद हमने देखा जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो यह संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड गैस एवं जल उत्पन्न करता है। उसके बाद हमने देखा कि जल में अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन विद्युत का चालक करते हैं क्योंकि ये क्रमशः हाइड्रोजन एवं हाइड्रोक्साइड आयन का निर्माण करते हैं। आयन का क्षारक का प्रबलता की जांच pH स्केल के उपयोग में किया जाता है जो विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रता का माप होता है और एक उदासीन विलयन में pH का मान 7 होता है जबकि अम्लीय विलयन में pH का मान 7 से कम एवं क्षारकीय विलयन में pH का मान 7 से अधिक होता है। सभी जीवों में उपापचय की प्रक्रिया pH की एक इष्टतम सीमा में होता है और सांद्र अम्ल का या क्षारक के जल के साथ मिश्रित करना एवं एक अत्यंत ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और उसके बाद हमने देखा कि अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके अम्ल एवं जल का लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। उसके बाद लवण के एक सूत्र इकाई के जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टल का जल कहते हैं। उसके बाद हमने देखा हमारे दैनिक जीवन एवं उद्योग में लवण के कई उपयोग होते हैं।